चलिए, तो आज हम लोग करते हैं इसमें टिंडल प्रभाव, जिसको हम लोग फैराडे टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ये कोलाइडी विलयन जो होता है, उस कोलाइडी विलयन के विभिन्न जो गुण होते हैं, उन गुणों में से एक गुण है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक पात्र में कोलाइडी विलयन को भर देते हैं और कोलाइडी विलयन को भर करके जब हम लोग इसमें प्रकाश को आपतित कराते हैं, ये कोलाइडी विलयन है इसमें, तो इसमें जब हम लोग प्रकाश जो है उस प्रकाश को इसमें से गुजारेंगे, तो गुजारने से क्या होता है, जो आपतित प्रकाश होता है उस आपतित प्रकाश के मार्ग में हमको ये एक शंक्वाकार आकृति दिखाई देता है। ये शंक्वाकार आकृति जो है वो नीले रंग का होता है और प्रतिदीप्त होता है, बहुत ही चमकते रहता है। प्रतिदीप्त शंक्वाकार आकृति दिखाई देता है जो कि नीले रंग का होता है। तो आप कोलाइडी विलयन से प्रकाश को आपतित कराने पर प्रकाश के मार्ग में ये जो शंक्वाकार आकृति दिखाई देना, नीले रंग का प्रदीप्त शंक्वाकार आकृति का दिखाई देने का जो प्रभाव होता है, यही प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है, या फिर फैराडे टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये जो प्रभाव है वो वास्तव में जो कोलाइडी कण है उस कोलाइडी कणों के द्वारा, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है उस प्रकीर्णन के कारण में ये उत्पन्न होता है। जब कोलाइडी विलयन से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो ये जो कोलाइडी विलयन के कण जो प्रकाश के मार्ग में आते हैं वो पहले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और जब वो गर्म हो जाते हैं तो अवशोषित प्रकाश को वो उत्सर्जित करने लगते हैं। तो यही उत्सर्जित करने की क्रिया कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रेले का नियम होता है कि जो प्रकीर्णन से जो प्रकाश निकलती है उस प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का समानुपाती होता है। प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है, उस प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है उसकी तीव्रता जो होती है वो उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो सभी रंगों का अगर देखा जाए तो उसमें से नीले रंग जो रहता है उसका जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, अर्थात उसकी तीव्रता सबसे अधिक होता है। इसलिए हमको यहाँ पे नीले रंग का शंक्वाकार आकृति दिखाई दे रहा है। जैसे अभी आप लोग देखे हुए, कभी कभी क्या होता है, घरों में कोई बारीक सुराख होता है, वहां से प्रकाश आता है तो उस प्रकाश के मार्ग में बहुत छोटे छोटे कण जो है उनको गति करते हुए दिखाई देते हैं और वो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। या फिर प्रोजेक्टर जो होता है, फिल्म हॉल में जो हम लोग फिल्म देखने गए रहते हैं तो प्रोजेक्टर से जो प्रकाश आता है, पर्दे पर आता है, तो उसके मार्ग में हम लोगों को जो प्रकाश आते दिखता है उसके मार्ग में बहुत सारे धूल के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो गतिशील करते हुए दिखाई देते हैं, और वो प्रोजेक्टर का जो प्रकाश भी होता है वो भी प्रकाश हमको नीले रंग का दिखाई देता है। तो वो होता है फैराडे प्रभाव के कारण में होता है, टिंडल प्रभाव के कारण में होता है। आकाश का नीला रंग का दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीले रंग का दिखाई देना, या फिर जो उच्छल तारे होते हैं, धूमकेतु जो होता है उसका पूंछ जो होता है उसका चमकीला दिखाई देना, ये सब फैराडे टिंडल प्रभाव के कारण में ही होता है। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव के द्वारा ये समझ में आता है कि वास्तव में जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांग प्रकृति का होता है, समांग नहीं होता, एक समांग होता है। परिक्षिप्त प्रक्षेपण माध्यम जो है इसकी प्रवस्था जो है एक समान होता है, तो इस प्रकार से घटनाएं दिखाई नहीं देती। कोलाइडी कण जो है उसमें ये प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो ये जो है वास्तव में ये इसके कोलाइडी विलयन जो होता है उसके विषमांग प्रकृति होती है, उस विषमांग प्रकृति का यहाँ पे व्याख्या करती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि ये जो प्रकाश को यहाँ पे जो हम लोग भेज रहे हैं इधर से, उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होना चाहिए। तरंगदैर्घ्य जितना कम रहेगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, प्रकीर्णन की जो मात्रा होगा वो ज्यादा होगा इसमें। तो ये था आप लोगों का
टिंडल प्रभाव या फैराडे टिंडल प्रभाव। इसी प्रकार से प्रकाश में कोलाइडिक विलयन होता है, उसके और बहुत सारे गुण होते हैं। उन गुणों में कुछ गुणों को मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। जैसे है स्कंदन, जिसको उर्णन के नाम से भी जानते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोलाइडिक विलयन जो होते हैं, उस कोलाइडिक विलयन में जो परिक्षिप्त प्रवस्था होता है, उस परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों में एक प्रकार का आवेश होता है। सभी कणों में या तो धन आवेश होता है या तो ऋण आवेश होता है। कुछ विलयनों में धन आवेश होता है, कुछ विलयनों में ऋण आवेश होता है। जैसे लास्ट में बताया था कि अगर मैं इसको AH2S3 का कोलाइडिक विलयन लूं तो इसमें सब में माइनस आवेश रहता है। तो जो आवेश परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों में होता है, उसका ठीक विपरीत आवेश जो है परिक्षेपण माध्यम में रहता है। यहां पे AH2S3 आर्सेनिक सल्फाइड जो है, उस आर्सेनिक सल्फाइड का अगर हम कोलाइडिक विलयन लेते हैं तो उसके कणों में अगर माइनस आवेश होता है, तो जो परिक्षेपण माध्यम, जिस माध्यम में इस कोलाइडिक विलयन को बनाया गया है, उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश रहेगा उसमें। तो जब हम लोग एक कोलाइडिक विलयन जो होता है, उस कोलाइडिक विलयन में किसी विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिला दी जाती है। जैसे मान के चलिए मैंने NaCl का विलयन बना, इसमें मिला दे रहा हूं, तो वास्तव में NaCl के विलयन में क्या होता है, Na प्लस आयन होता है और माइनस Cl माइनस आयन रहेगा। तो कोलाइडिक विलयन का जो यहां पर सल्फाइड आयन है, यहां पर जो माइनस आयन हो, ये माइनस आयन जो है, जब इसमें मैं विद्युत अपघट्य मिलाऊंगा, तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, ये सोडियम आयन जो होता है, इसमें जितने भी ऋण आवेश होता है, ऋण आयन जो होता है, कोलाइडिक विलयन के जो ऋण आवेशित कण होते हैं, उनको उदासीन कर देता है। और जैसे ही उदासीन होता है, जैसे ही कोलाइडिक विलयन के जो कण होते हैं उनमें जो आवेश होता है वो समाप्त होता है, वैसे ही ये सभी जो कण होते हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं और अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही उनका आवेश समाप्त होता है, वैसे ही उनमें की जो गतिशीलता होती है, गति करने का जो गुण होता है, वो समाप्त हो जाता है और वो नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा ये कोलाइडिक विलयन के कणों को अवक्षेपित करने की ये जो घटना होता है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्कंदन या फिर उर्णन कहते हैं। अगर यहां पर मान के चलिए उल्टा होता है, अगर कोलाइडिक विलयन में अगर धन आवेश रहता है, तो ये इसका जो ऋण आयन होगा, कोलाइडिक विलयन में विद्युत अपघट्य का जो ऋण आयन होगा, वो ऋण आयन क्या करेगा, उसको अवक्षेपित कर देगा, स्कंदित कर देगा। विपरीत आवेश वाला जो आयन होता है वो उसको स्कंदित करता है। माइनस आयन का कोलाइडिक विलयन है तो ये माइनस के द्वारा स्कंदित नहीं होगा, माइनस वाला जो होगा वो प्लस के द्वारा स्कंदित होगा। और अगर यहाँ पे कोलाइडिक विलयन के कणों में अगर धनावेश है तो वो ऋण आयनों के द्वारा स्कंदन होगा। समान आवेश वाला जो विद्युत अपघट्य का जो आयन होता है वो कभी स्कंदन नहीं कर सकता है। तो इसी स्कंदन जो होता है, जो विद्युत अपघट्य जो रहते हैं, अलग अलग जो विद्युत अपघट्य होते हैं, उनकी स्कंदन शक्ति जो होता है वो अलग अलग होती है। तो किस विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती है, उसको बताने के लिए हार्डी-सुलजे जी ने एक नियम दिया था, हार्डी-सुलजे का नियम। तो इस नियम के अनुसार पहला, स्कंदन की जो क्रिया होता है वो स्कंदन की क्रिया विद्युत अपघट्य के उन आवेशों के द्वारा होता है, आवेशित आयनों के द्वारा होता है जिनमें कोलाइडिक कणों के विपरीत आवेश होता है। स्कंदन की जो क्रिया होती है वो स्कंदन की क्रिया विद्युत अपघट्य के उस आयन के द्वारा होता है जिसमें कोलाइडिक कणों के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। दूसरा, ये जो आयन होते हैं, इन आयनों की स्कंदन शक्ति, आयनों की स्कंदन शक्ति जो होता है, इनके संयोजकता का समानुपाती होता है। अर्थात जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति जो होता है उतना ही अधिक होता है। जैसे जैसे
आयनों की संयोजकता में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उसके स्कंदन करने की जो क्षमता होती है, उसकी शक्ति जो होती है वो लगातार क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। जैसा मान के चलिए मैं मेरे पास में Na प्लस Fe3 प्लस SO4 2 माइनस और SN4 आयन है। अब यहां पे मैं इन चारों में देखना चाहता हूं कि किसकी स्कंदन शक्ति ज्यादा होगी, किसकी स्कंदन शक्ति कम होगा। तो इसमें स्कंदन शक्ति का अगर मैं क्रम निकालूं तो Na प्लस जो है उसका सबसे कम होगा, फिर SO4 का होगा, फिर Fe का होगा और सबसे अधिक जो होगा वो SN4 प्लस की स्कंदन शक्ति होगा। उसके बाद में फिर Fe3 प्लस का होगा, फिर SO4 2 माइनस का होगा और सबसे कम स्कंदन शक्ति जो होगा वो किसका होगा, यहाँ पे सोडियम का होगा। तो इस प्रकार से ये हार्डी-सुलजे का नियम है। इसमें स्कंदन जो है केवल उन्हीं आयनों के द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य के उन्हीं आयनों के द्वारा होता है जिसमें कोलाइडी कणों में उपस्थित होने वाले आवेश का विपरीत आवेश होता है। और दूसरा बताया मैंने आप लोगों को कि आयनों की जो स्कंदन शक्ति होता है वो उसकी संयोजकता का क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे आयनों की संयोजकता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्कंदन करने की जो क्षमता होता है वो भी लगातार क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। तो ये था स्कंदन। ऐसे ही एक हमको पढ़ाई करना है इसमें, और चलिए देखिए पायस। इमल्सन। पायस जो है, इमल्सन जो होता है एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है, एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों जो है वो द्रव अवस्था में होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था भी और परिक्षेपण माध्यम भी, अर्थात विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। तो ऐसे बनने वाला जो विषमांग मिश्रण होगा वो पायस कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि दो अमिश्रणीय द्रवों का जो मिश्रण होता है या उससे बनने वाला कोलाइडी विलयन होता है वही पायस कहलाता है। दो अमिश्रणीय द्रवों से बना हुआ कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। तो ये जो पायस होता है वो अस्थायी होता है, कम स्थायी होता है। इसका जो स्थायित्व है बहुत कम होता है। ये कुछ समय के लिए ही बनता है, उसके बाद में फिर से वो परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होता है वो परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाते हैं, वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाता है। तो इसका स्थायित्व जो होता है उस स्थायित्व को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक तीसरा पदार्थ मिलाते हैं। तो स्थायित्व को बढ़ाने के लिए जो हम लोग तीसरा पदार्थ मिलाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं पायसी कारक। ये पायसी कारक जो होता है क्या होता है, जो दोनों विलयन होता है उसके कणों के बीच में एक क्या करता है, वो झिल्ली का निर्माण कर देता है। और वो झिल्ली का निर्माण करने से क्या होता है, ये झिल्ली के कारण में अब कण जो होते हैं वो आपस में मिल नहीं पाते हैं। इसके कारण में क्या होता है, वो कण जो होंगे, पायस के जो कण होंगे, कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे वो भारी होकर के नीचे स्कंदित नहीं हो पाते हैं और क्षेपित नहीं हो पाते हैं। अर्थात पायस जो है वो क्या होता है, वो स्थायी बना हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक पात्र ले लिया हुआ है, एक पात्र में मैंने इसमें जल भर लिया है और जल भरने के बाद मैंने इसमें कुछ बूंदे तेल का मिला दिया हुआ है। वास्तव में क्या होता है, ये जो पायस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जल का तेल में बना हुआ पायस और दूसरा इसका उल्टा हो जाता है, तेल का जल में बना हुआ पायस। ठीक है ना, ये दो प्रकार का होता है। ये परिक्षिप्त प्रवस्था को दर्शा रहा है, ये परिक्षेपण माध्यम को दर्शा रहा है। पहला वाला परिक्षिप्त प्रवस्था को दर्शा रहा है, दूसरा परिक्षेपण माध्यम को ले रहा है। मैं यहां पर जल का तेल में बना हुआ पायस लिया है।
जल ज्यादा मात्रा में लिया है और तेल को कम मात्रा में लिया हुआ है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको बर्तन को अच्छा से सील कर दिया, बंद कर दिया और इसको खूब हिला रहा हूं अच्छे से। तो अच्छा से हिलाने पे क्या हो जाएगा, ये जो तेल का जो बूंद होगा, अब वो ये तेल के जो बूंद होंगे वो जल में मिश्रित हो जाएगा छोटे छोटे कणों के रूप में, और इस प्रकार से ये कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेगा। पायस का निर्माण हो गया देखिए। लेकिन अगर इस पायस को मैं थोड़े समय तक रख देता हूं तो क्या होगा, ये जो तेल के कण जो जल में वितरित हो गए थे वो आपस में मिलेंगे, और छोटे छोटे कण जब जैसे ही आपस में मिलेंगे तो फिर भारी कण बन लेगा, और भारी कण बनते ही वो नीचे फिर वो क्या होने लग जाएगा, स्कंदित होकर फिर से अलग होने लग जाएगा, अर्थात पायस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो कण है, वो जो कण जो वितरित हो चुके हैं, परिचित प्रवस्था के जो कण जो माध्यम में जो वितरित हो गए हैं, उनको रोकने के लिए ही हमको तीसरा पदार्थ मिलाना पड़ता है, और यही तीसरा पदार्थ कहलाता है क्या, पायसी कारक कहलाता है। और पायसी कारक के द्वारा पायस को स्थायी बनाए रखने की जो क्रिया है, यही क्रिया कहलाता है क्या, पायसीकरण कहलाता है। तो ये जो पायसीकरण जो होता है हमारे दैनिक जीवन में हर जगह आपको दिखाई देता है। जैसे क्या होता है, डेटॉल हो गया, लाइजोल हो गया, फिनाइल हो गया, इसको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या बन जाता है, उसका पायस बन जाता है। तो ये पायस से फिर क्या होता है, जो फर्श में लगाते हैं तो इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण में क्या होता है, पायस जो होता है उस पायस के कारण में जब फर्श में लगाते हैं या फिर डेटॉल को पानी में लगा दिए, इसको घाव वगैरह में अगर लगाते हैं, साफ करते हैं तो अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। दूसरा बात है, जैसे दूध जानते हो आप लोग, जिसको हम लोग हमारे दैनिक जीवन में है ना भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, तो दूध भी क्या है, एक पायस होता है, जल का तेल में बना, उसमें जल का वसा के साथ बना हुआ पायस होता है। वो जल और वसा का से मिलकर के बना हुआ एक पायस रहता है। वो भी जो साबुन होता है या अपमार्जक होता है, उसके द्वारा जो हम लोग कपड़े की सफाई करते हैं, प्रक्षालन क्रिया होता है साबुन का या अपमार्जक का, तो वो जो उसके द्वारा कपड़ों का जो प्रक्षालन की क्रिया होता है वो भी पायसीकरण पर ही आधारित होता है। और इसी प्रकार से हमारी आंतों के द्वारा जो वसा होता है, फैट्स होता है, उसका जो पाचन होता है वो भी पायसीकरण के द्वारा ही होता है। जो छोटी आंत बड़ी आंत जो होता है, उस आंतों में वसा जो होता है, फैट्स जो होता है, उस फैट्स का पाचन होता है। तो वो भी पाचन की जो क्रिया होती है, वो भी पाचन की जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है, वो पायसीकरण के द्वारा ही होता है। तो ऐसे पायस जो होता है उसमें बहुत सारी मेडिसिन होते हैं, दवाइयां होती है जो पायस के फॉर्म में रहता है, जैसे कॉड लिवर ऑयल, ये पायस के रूप में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे औषधियां हैं जो पायसी फॉर्म में होते हैं, पायस के रूप में रहते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से ये कोलाइडी विलयन जो है, उस कोलाइडी विलयन ही है ये पायस जो है, वो इमल्सन जो है वो है ना, कोलाइडी विलयन है जो दो प्रकार से बनाया जाता है, तेल का जल में बना हुआ होता है और एक जल का क्या होता है, तेल पे बना हुआ होता है। अगर मैं परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल ले लेता हूं और है ना, और परिचित व्यवस्था तेल उसके रूप में मिला देता हूं कम मात्रा में, तो वो जल का तेल में बना हुआ पायस हो गया। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में तेल लेकर कम मात्रा में अगर मैं जल ले लेता हूँ, मिला देता हूँ, उसमें कुछ बूंदे जल की मिला लेता हूँ, तो वो तेल का जल में बना हुआ पायस होता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि पायस क्या होता है, पायसीकरण का कुछ हमने अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल भी देखे, उदाहरण भी देखा हमने। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था, स्कंदन के बारे में बताया था, उर्णन के बारे में बताया था, उससे संबंधित हाड़े सुलझे का नियम बताया मैंने आप लोगों को। तो ये आज का जो क्लास है इसको ठीक से देखेंगे आप लोग, फिर आगे की क्लास में फिर आगे करेंगे इसका। धन्यवाद।